So let us discuss a little bit about entropy because in regular classes हम entropy की ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अब देखिए हम समझ चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही वास्ट हैं, फ्रॉम अ स्मॉल लिविंग सेल टू अ बिग इंजन, ठीक है, या रॉकेट, ठीक है, या इवन अ स्टार। थर्मोडायनेमिक्स हर तरीके के सिस्टम को अप्लाई करती है। हमने बहुत सिंपल गैसियस सिस्टम्स देखे हैं, लाइक गैसेस इनक्लोज्ड इन सिलेंडर्स, और बहुत बार हमने मान लिया है कि जो सिलेंडर्स हैं उनमें वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स के साथ फिटेड हैं। रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा है। तो सिस्टम कैन बी एनी, बट ऐसे भी सिस्टम हो सकते हैं जिनमें मैटर ज़रूरी नहीं है कि गैसियस स्टेट में हो, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। तो हाउ डू वी डिफाइन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो इफ वी हैव एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, लेट्स डिनोट आवर सिस्टम बाय सम सिंबल, उसका हम कुछ नाम रख लेते हैं सिग्मा। तो अब सपोज आप इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक गैस ही एक कंटेनर में या सिलेंडर में इनक्लोज्ड है विच इज़ फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, लेट अस से। तो अब इस सिस्टम का कुछ टेम्परेचर होगा, लेट अस से T। हम चाहें तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर हम सिस्टम को एक स्टेट में इमेजिन कर सकते हैं कि सिस्टम इस स्टेट में है, ठीक है, और अभी जब वो इस स्टेट में तो उसका टेम्परेचर है T। अब मान लीजिए कि हम उसको वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं सिस्टम को। तो देखो एंट्रोपी का आइडिया ये है, जैसे हमने और बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल गैस के बारे में हमने पढ़ा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब स्टेट वेरिएबल्स हैं जो कि सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करते हैं। स्टेट चेंज होगी तो इनमें से कुछ चेंज होंगे, और स्टेट जब तक वही रहेगी तो इनमें से कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो वैसे ही एंट्रोपी, जिसको हम बहुत बार S से रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम की एंट्रोपी, वो भी एक स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। मतलब जब तक सिस्टम की स्टेट चेंज नहीं होगी तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं हो सकती है। तो अगर सिस्टम किसी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट में, लेट अस से स्टेट 1 में, अगर हम उसको थोड़ी सी हीट देंगे और हीट देने से सिस्टम की स्टेट मान लीजिए चेंज कर जाती है, तो जो उसकी एंट्रोपी में जो चेंज आएगा, तो द स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, सो ऑन अपॉन गिविंग इनफाइनेटेसिमल heat dq, the small change in entropy which takes place in the system is given by this expression, ठीक है। अब मान लीजिए सिस्टम किसी रिवर्सिबल प्रोसेस को, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस जरूरी नहीं है कि आइसोथर्मल हो या एडियाबैटिक हो, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, बट इट शुड बी रिवर्सिबल प्रोसेस। सो सपोज सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस किन कंडीशंस में होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्वासी स्टैटिक और नॉन डिसिपेटिव होना जरूरी है कोई भी प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था, जिसको सपोज अ सिस्टम गोज फ्रॉम, suppose this system goes from 1 to 2 along a certain path on the PV phase diagram. If the system can be taken back from 2 to 1 along the same path, then the process is said to be, or system is said to have undergone a reversible change or reversible process. लेकिन प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए नॉन डिसिपेटिव और क्वासी-स्टैटिक होना जरूरी है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर सिस्टम मान लीजिए स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाता है, सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे उसका फाइनल टेम्परेचर सपोज T2 है, तो जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आएगा सिस्टम के, तो वो dq अपॉन t को इंटीग्रेट करके आएगा, एंड सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टू द सेकंड स्टेट, तो टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम T1 टू T2। तो हम ऐसे कुछ लिख के इसको इमेजिन कर सकते हैं, तो हमें टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। तो लेकिन एंट्रोपी चेंज हम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस जब सिस्टम अंडरगो करता है उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर हम एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेना चाहें तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है, और इससे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, ठीक है, और इसको हम 27 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको केल्विन्स में अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं इसको 300 केल्विन्स ले लूँगा, क्योंकि देखिए जब हम एंट्रोपी से डील करते हैं तो ये टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट यूनिट्स में होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 10 और ये 16 एंड ये आपके पास आएगा 360। तो 7 and 3 10 1 16 एंड 1 360 केल्विन। तो टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन से 360 केल्विन में चेंज हो गया। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि वाटर इज हीटेड स्लोली, ठीक है। तो स्लोली मतलब वही है, ये क्वासी-स्टैटिकली हम उसको हीट कर रहे हैं। एंट्रोपी की एक्सप्रेशन हमारे पास होती है dq बाई t, ठीक है, इज इक्वल टू ds। तो अगर हम dq इनफाइनेटेसिमल हीट देते हैं, ठीक है, तो देन दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी विच टेक्स प्लेस। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि सपोज जब हम इस सैंपल को हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इन दोनों में बीच में कहीं पे भी इंटरमीडिएट स्टेज में टेम्परेचर है T, और उस स्टेज के ऊपर अगर हम dq हीट इस सैंपल को, इस वाटर को देते हैं
तो उस वाटर की एंट्रोपी इतने अमाउंट से चेंज होगी, ठीक है। तो लेकिन DQ हीट देने से, ठीक है, DQ हीट देने से जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो कितने अमाउंट से चेंज होगा, वो DT अमाउंट से चेंज हो जाएगा। तो सपोज T जब टेम्परेचर है वाटर का और हमने उसको फर्दर DQ हीट दी स्लोली हीट करते समय, तो उसका टेम्परेचर DT अमाउंट से चेंज हो गया। ये वही है Q = ms d डेल्टा थीटा जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो अब क्योंकि एंट्रोपी निकालने के लिए हमें इसको T से डिवाइड करना होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें dQ/dt इज द स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी which takes place when water is heated from T temperature to T plus DT temperature upon giving a small amount of heat। अब टोटल चेंज इन एंट्रोपी करने के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें ये करना है, ये स्मॉल s है, ये मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, डोंट कंफ्यूज इट विद एंट्रोपी विच वी विल डिनोट बाय कैपिटल S, ठीक है। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी आएगा इंटीग्रल ऑफ ds। तो इसमें m और s ये कांस्टेंट टर्म्स हैं और dt/T ये इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगी। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी लगाएंगे 300 केल्विन से लेकर 360 केल्विन तक। तो मास ऑफ वाटर इसमें अगर हम SI यूनिट्स में लिखें तो 0.1 है और मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो ये 4200 है और इंटीग्रल करने से हमारे पास आएगा log to the base e ऑफ द टेम्परेचर और इसमें हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है अब 300 से लेकर और 360 तक, क्योंकि सेम यूनिट्स हैं। तो आप चाहे तो यूनिट्स लिखें, नहीं तो वो यूनिट्स जब हम लॉग कंप्यूट करेंगे तो देन दे विल नॉट मैटर, ठीक है। तो अब s की वैल्यू कितनी आएगी, 4200 इंटू 0.1 इज 420 और log to the base e ऑफ 360 माइनस log to the base e ऑफ 300, ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो 420 log ऑफ 360/300। अब ये वैल्यू आप चाहें तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप इजीली नहीं कर पा रहे हैं तो ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 12 1.2, तो log ऑफ 1.2 टू द बेस e। तो मैं अभी इसकी वैल्यू आप लोगों के लिए कंप्यूट कर देता हूँ कितनी आती है, ठीक है, सो दैट वी कैन ईजिली कंक्लूड व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है नेचुरल लॉग ऑफ 360 डिवाइड बाई 300। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 0.182 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं 420 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 420 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है दैट इज़ 76.6। अब ये जूल्स में, जूल्स पर केल्विन में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एंट्रोपी के बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन हम बहुत सारी तो नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पहले पढ़ा था, तो हमने उसकी दो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। एक जो हीट इंजन्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ प्रोसेस इन विच द ओनली रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर बॉडी एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन टू वर्क। मतलब 100% एफिशिएंट हीट इंजन पॉसिबल नहीं होता। ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जो क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट इज रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर्स, और उसमें हमने क्या बोला है, क्लॉसियस स्टेटमेंट है नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज absorption of heat from a low temperature body and its transfer to a high temperature body। तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हो सकती है जिसका अकेला यही रिजल्ट है कि एक लो टेम्परेचर बॉडी से हीट एब्जॉर्ब हुई और वो एक हाई टेम्परेचर बॉडी को एक्सपेल हो गई, ठीक है। मतलब रेफ्रिजरेटर डिज़ाइन करेंगे तो वर्क करना ज़रूरी है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम एंट्रोपी की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एंट्रोपी की टर्म्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ प्रोसेस इन विच द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज डिक्रीज। मतलब अगर आपके पास कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, उसके ऊपर ना हम वर्क कर सकते हैं, ना उसको हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो सकती है। हाँ, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर एक स्टेट में रहता है तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी या वो इंक्रीज कर सकती है, बट इट कैन नॉट डिक्रीज।